नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। हमारे साथ हैं कर्नल आरएसएन सिंह सर जो हमको बताएँगे कि भई भारत में कई लोग इस टाइम पे सोना, चांदी और पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ईरान को भेजने के लिए। ये क्या नई बला आके खड़ी हुई है? ज़रा इसके बारे में बात करें। भारत में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर पैसे जाके बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। लेकिन ईरान के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, बात करते हैं इसके बारे में। सर जी, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू द शो। आदि आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। अभी खबर आई कि कश्मीर के बदगाम और बारामूला में लोग शिया, खास करके शिया संप्रदाय जो है वो पैसे इकट्ठे कर रही है ईरान के लिए। और इतना जुनून कि मैं आपको बता दूं कि महिलाएं जो हैं अपने सोना उतार के दे रही हैं। बच्चे जो हैं अपनी जो जमा पूंजी है, जो उनकी पॉकेट मनी है, वो दे रहे हैं। पैसा तो छोड़ दीजिए, लोग बर्तन तक दे रहे हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स दे रहे हैं, नॉर्मल यूटेंसिल्स दे रहे हैं। और कुछ लोग तो अपनी गाय और भैंस भी देने को तैयार है। दे हैव ऑफर्ड एज सच। तो अब सवाल उठता है कि ये जुनून क्यों? कहाँ चली गई कश्मीरियत? ये प्रेम, ये मोहब्बत, ये चिंता, ये सिंपथी, ये एम्पथी, मानवता की दुहाई दी जा रही है। ये सब तब क्यों नहीं देखने को मिला जब कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हो रहा था? और तब फिर एक सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि आखिर इनका दिल तेहरान के लिए तो धड़कता है, लेकिन अपने कश्मीरियत के लिए, अपने कश्मीरी पूर्वजों के लिए, उनके लिए तो कभी नहीं धड़का। कहते हैं कि कश्मीर में जो शिया संप्रदाय है वो थोड़े नरम दिल के हैं। टेररिज्म में उनका बहुत हाथ नहीं उनका इतनी सक्रिय भूमिका नहीं रही। लेकिन फिर भी तथ्य कुछ और बताते हैं। मार्च 90 में जब ये पलायन हुआ हिंदुओं का, तो बदगांव, जो कि एक शिया मेजॉरिटी स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, वहां से भी उतना ही हुआ। और उसके बाद 2008 में प्रधानमंत्री की जो रिहैब और रिटर्न स्कीम जो थी, उसमें कुछ लोग वापस जाने की कोशिश किए, उनको फिर से भगाए जाने लगा। कुछ रह गए हैं और वो आज भी खौफ में जिंदा है। और किसी, अगर आप डीएनए ये कर लें, तो क्या इरानियंस का डीएनए और यहाँ पे ये जो शिया है कश्मीर, उनका डीएनए मिलता है? बिल्कुल नहीं। अगर डीएनए इनका मिलता है तो अपने कश्मीरी हिंदुओं से मिलता है। और ये कैसा डीएनए सर? ये कैसा डीएनए? एक वक्त ये भी था, और ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1501 की बात कर रहा हूं। 1501 के पहले ईरान भी, जैसा मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी चर्चा की है, 1501 के पहले ईरान एक सुन्नी देश था। जियोपॉलिटिकल कुछ मजबूरियां हुई। वो इस तरह की थी कि एक फ्लैंक में ऑटोमन अम्पायर था, दूसरे में वो तुर्कमेनिस्तान था। दोनों सुन्नी देश, दोनों के बीच में ये एक ईरान भी एक सुन्नी देश होते हुए ये सैंडविच था। और वो बड़ी पावरफुल एंटिटीज थे। तो इनको लगा कि कहीं पे इनका वजूद ना खत्म हो जाए।
कहीं ये डिसॉल्व न कर जाए उसमें, उस लार्जर एंटिटी में। तो इस्माइल शाह जो राजा थे, उन्होंने रातों रात ये हुक्म जारी किया कि कल से पूरा मुल्क जो है वो शिया बन जाएगा। और यही नहीं, उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि जितनी सुन्नी मस्जिदें हैं उसको तोड़ी जाए। इसके अलावा उनको मालूम था कि अपनी पुरानी जो मजहब थी, जो इस्लाम अपनाने के बाद उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने बहुत सख्त सजा का उन्होंने प्रावधान किया, उसका ऐलान किया। और जिस तरह से हम सुबह गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल और नमस्कार या जो भी राम राम बोलते हैं, तो उन्होंने ये कंपलसरी किया कि सुबह उठ के लोग सबसे पहले चीज करेंगे कि वो सुन्नी को गाली देंगे। तो अब पता नहीं किसके लिए दिल धड़कता है। और जहां तक रही कि आप जो ये विलाप कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कम से कम 95 95 डिफरेंट प्लेसेस ये कई प्रोटेस्ट निकले, जुलूस निकले। लखनऊ और हैदराबाद में तो एक अच्छा सैलाब देखने को मिला। तो सर ये क्या, जब आप अपना मजहब बदलते हैं तो क्या मजहब के साथ जो अ, जो अनफॉर्चुनेट जो एक पार्ट होता है हर एक के इतिहास में, क्या वो भी इनहेरिट करते हैं? क्या उनका जो हिस्टोरिकल, उसका जो रिजेंटमेंट है किसी भी एक संप्रदाय का, क्या वो भी आप इनहेरिट करते हैं? जैसे कि आपने सुन्नी से शिया जब कन्वर्ट किया, तो आपने जो वो ट्रेजिक पार्ट है जिसके कारण शिया संप्रदाय अलग हुआ, अली को मारा, हजरत अली को मारा गया, हसन और हुसैन को बाद में मारा गया, वो एक ट्रेजिक एपिसोड है। और आज भी उसके मेमोरी को जिंदा रखा हुआ है ना? आप मुहर्रम में देखते हैं। तो क्या ये सब कुछ इतना आसान है कि रातों रात आप एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में आ गए, और उसका जो जो डार्क पीरियड है, जो डार्क चैप्टर है, जो ट्रेजिक ट्रिगर जो था फॉर ऑफ शूट ऑफ द शिया स्ट्रीम ऑफ इस्लाम, क्या वो भी आप इनहेरिट कर लेते हैं? और फिर आपको इतना दुख दर्द होने लगता है। चलिए, अच्छी बात है, दुख होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए। आप पर वो इतिहास आपको दिया गया, विरासत में नहीं मिली, किसी राजा ने दिया वो इतिहास। उसके पहले 1500 पहले आप उस विरासत के हिस्सा नहीं थे, मतलब। तो वो ट्रेजिडी आपको, तो जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो ये ट्रेजिडी हुआ, ये अन्याय हुआ, उनको आपके सामने घर से निकाला गया, मस्जिदों से उनको धमकी दी गई, एक बार ये भी नहीं समझा गया, आज मानवता की बात कर रहे हैं, एक बार ये भी नहीं सोचा कि इबादत की जगह से लाउड स्पीकर से तुम धमकी दे रहे हो। और तब मुझे लगता है कि आज जो ये लोग बात कर रहे हैं, एक शिया कश्मीरी लीडर ने भी कहा
कि ये जो जियोनिस्ट रिजीम, यानी कि इसराइल द्वारा जो हमला है, ये बिल्कुल गैर कानूनी युद्ध है और ये मानवता के खिलाफ है। और फिर उन्होंने कहा कि इसलिए सिविलाइज्ड वर्ल्ड को पीड़ित लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचानी चाहिए। अब ये सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर में जो भी द्वंद्व है उस उस समाज के अंदर में, ईरान के समाज में है, वो है इस्लाम वर्सेस सिविलाइजेशन। आपसे, या मजहब वर्सेस सिविलाइजेशन। पिछले जो प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में, कोई 23 मस्जिदें तोड़ी गई थी। एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी रेजीम के अंदर में यह एक बहुत बड़ी बात है सर। और बाद में मैंने इनका कई जो कमेंट्रेटर्स थे उनका विश्लेषण सुना कि आखिर ये मस्जिदों को क्यों निशाना बनाया गया। और ये भी नहीं कि कोई एक जगह पे, इट वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। तो उनका कहना है कि वहां के जो ईरानियन है, जो ईरानियन लोग हैं, वो अब इस्लाम को इस रिजीम के से जोड़ के देखने लगे और वो मजहब छोड़ के वो अपनी सिविलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं। इसीलिए जोरास्ट्रियन नाम, कोई बीच में अपना, ये लारजानी का भी सब बीच वाला जो नाम है वो सब कुछ जोरास्ट्रियन नाम है जो माना गया है। तो लोग उस तरफ अपने दुकानों के नाम, अपने बच्चों के नाम, अपने ये मस्जिदों में लोग जाना बंद कर दिए थे। तो ये बाहर में ये मजहबों की लड़ाई चल रही है, अंदर में सिविलाइजेशन वर्सेस मजहब मजहब की लड़ाई चल रही है। और ये चीजें खुल के आएंगी जब ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कभी ना कभी तो ये खुल के आएगा। 1 हफ्ते में हो, 2 हफ्ते में हो, 3 हफ्ते में हो, बट ये होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अ, कुछ जो इंडिकेशंस जो है, ये तो मैंने वो प्रोटेस्ट का बोला, आपको कुछ संकेत, ब्रॉड इंडिकेशंस। वो फुटबॉल टीम की हमने बात की थी, 11 के 11 प्लेयर ने वो वुमेन्स फुटबॉल टीम एशिया कप में नेशनल एंथम गाने से बना कर दिया। एक इंडिकेशन। मेरा अपना मानना है आदि कि ये जो 3 जहाज देना देना को तो अटैक किया, उससे भी अमेरिकन संपर्क में थे और उनको एक शायद विकल्प दिया था कि आप छोड़ दें, मतलब अबेंडन कर दे शिप को, कुछ नहीं। तो उसमें से अ, कुछ लोग ने डिसाइड किया और वो उन्होंने जहाज को अबेंडन किया, वो बच गए। बाकी जो निर्णय नहीं ले पाए उनको डुबो दिया गया। बाकी तो जहाज जो है, मेरा अपना मानना है कि दे आर डिफेक्टेड। ये कहानी पूरी आएगी तो ये पूरा ये ब्रॉड इंडिकेशंस अब आपको ये मिल रही है ये। तो सवाल है कि जब ईरान के अंदर में जो हमारे यहां लोग जो हाय तौबा मचा रहे हैं और सड़कों पे ये छाती पीट रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये किसके लिए कर रहे हैं? आर दे डूइंग इट फॉर द ईरानियंस, द ईरानियन पीपल, और द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी regime? और ये बहुत बड़ा सवाल है सर आज।
और ये सिविलाइजेशंस की जब बात है तो देखिए, ये भाई साहब इन्होंने कहा कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड, अरे कौन सा सिविलाइज्ड वर्ल्ड? सिविलाइजेशंस के बीच में आपने कभी द्वंद्व सुना था? रोमन सिविलाइजेशन, मायन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इनके बीच में आपको कभी सुना है द्वंद्व? आदान प्रदान होता था, ट्रेड होता था। रोम से हमारा बहुत ये था, हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से बहुत आदान प्रदान था, द्वंद्व नहीं था। ये दुनिया में द्वंद्व तब शुरू हुआ जबकि इस संस्कृति को छोड़ के कुछ लोग एक किताब को ब्रांडिश करने लगे। वो किताब का लिखने वाला कौन था, वो व्यक्ति था भी कि नहीं था, कितने सालों में वो लिखा गया, ये तमाम सवाल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। बट मैं इसलिए इस पर ये कर रहा हूं कि हमारे यहां लोग ये समझें, हमारे यहाँ जो हमारे मुसलमान भाई जो है, उनको इस बात पर चिंतन करना होगा कि आखिर वो सनातन संस्कृति को अपने मजहब से ऊपर मानते हैं या अदरवाइज। ईरान में तो द्वंद्व चल रहा है। अगर थोड़ा सा भी लिहाज सिविलाइजेशंस के लिए होता तो कभी, पहली बात, पाकिस्तान नहीं बनता, दूसरी बात, कभी हिंदूज का एक्सोडस नहीं होता। और क्या था सर, थोड़ा सा मैं इसको लार्जर फ्रेमवर्क में करता हूं। एक मजहब निकला एक संस्कृति से, और एक कौन सी संस्कृति वो थी? वो संस्कृति जिसमें सोलोमन जैसे वाइज लोग पैदा हुए, वाज नाउ नोन फॉर हिज विजडम। आज भी हम पढ़ते हैं, उनको कोट किया जाता है, सोलोमन को फिलोसोफर के। उस सिविलाइजेशन से ये निकला, कोई आया, उसने कहा कि नहीं, आ, हमको तो एक मजहबी किताब मिली है, उसमें एक स्वयं स्व व्यक्ति है, फिर ऐसे क्रिश्चियनिटी निकला, फिर कुछ दिन के बाद इस्लाम निकला। ठीक है, फिर उस इस्लाम से ये एक शिया स्ट्रीम निकला। शिया स्ट्रीम के बाद लेट 19th सेंचुरी में हमारे सब कॉन्टिनेंट से अहमदिया निकले। अगर अहमदिया के पास भी वो उसी तरह की तलवार होती और वो जियो पॉलिटिकल हालात ऐसे होते, तो हो सकता है वो एक और मजहब आज द डोमिनेंट डोमिनेंट फेथ हो रहता। तो हमारे यहां जो मुसलमान बंधु लोग हैं, जैसे कश्मीर में, तो उनको ये इस बात पर विचार करना होगा कि क्या उनका भविष्य मजहब में फूलेगा, फलेगा, सुरक्षित रहेगा, या भारतीय संस्कृति यानी कि सनातन संस्कृति में वो रहेगा। अब है क्या सर कि देखिए, वहां के जो एमपी हैं, बडगाम के, आपको मालूम है वो तो शिया मेजोरिटी है, 80 to 90%। तो वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आगा सैयद रुहुल्ला, अब आर्टिकल 370 की, अच्छे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बहुत ही खिलाफ थे। और बडगाम से 3 बार एमएलए भी पहले रह चुके हैं।
और उनके फादर भी टिपिकल जो ईरान का रेजीम जो देखते हैं ना, जिस तरह वो उनके पिताजी जो है सैयद मेहदी, वो भी एक जैसे ऑन द लाइंस ऑफ ईरानियन लीडरशिप, वो भी एक क्लेरिक है। सुना है कि इनकी पत्नी भी ईरान की है। अब ये पूरे उसमें जो ये जो चंदा जो इकट्ठा किया जा रहा है, या जो जो भी सामग्री इकट्ठी की जा रही है उनके सपोर्ट में, आ, ये सब लोग उसमें बहुत सक्रिय हिस्सा हिस्सा ले रहे हैं। तो ये है क्या सर कि आ, थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूं कि ये जो खमाना है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो इस युद्ध के प्रारंभ में भी आ, उनको उनको टारगेट किया गया, वो 1980s में जब वो नंबर 2 या नंबर 3 पोजीशन पे होंगे उस समय, खोमैनी के रिजीम में, वो भारत में उन्होंने दौरा किया था। और उस समय आपको मैं बता दूं, वो एक ऐसा पीरियड था जब ईरान इराक वॉर शुरू हो गई थी। और ईरान जो है वो अपना जो क्रांति जो था, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उसके प्रोपोकेशन में जोर शोर से लगी हुई थी। तो उन्होंने भारत का दौरा किया। भारत इस दौरे के समय में, देखिए, वो पहले कश्मीर गए। कश्मीर में उन्होंने जामा मस्जिद में फ्राइडे के प्रेयर्स पर प्रिजाइड किया और उन्होंने कुतबे पढ़े। ठीक है सर, ये ना सुन्नी मॉस्क। और उसके बाद से उन्होंने वो कर्नाटक गए। वहां पर एक गांव है अलीपुर, जो कि चिकला बेलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें स्थित है। इस गांव में ज्यादातर लोग शिया हैं, कोई 25,000। वहां उन्होंने एक अस्पताल बनाने की वहां नींव रखी, फिर वहां पर एक अस्पताल बनी। तो ये तो सर, ये कोई एक सेक्युलर, मान लीजिए आप कहते हैं कि अगर भारत सेक्युलर देश है, तो ये तो सेक्युलर रीच आउट नहीं है ना सर। ये तो आप लोगों को मजहब के नाम पे आप तो सबवर्ट कर रहे थे उस समय। लेकिन हमारे यहाँ कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स उस समय और ज्यादा इतनी और उग्र रूप था उसका कि इन सब चीजों को कोई परवाह नहीं करता था। तो जो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टीज या ट्रांस नेशनल लॉयल्टीज जो है, ये तो कब से चला आ रहा है सर। यहां से लोग आते थे उसको, और उसको हमारी जो व्यवस्था थी उसको प्रोत्साहन देती थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एक शिया ने ही पाकिस्तान बनवाया था। और उसके बाद ये सब क्या हो रहा था, ये फिर से आप दूसरा पाकिस्तान बनाने की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद से सर आपको एक और मैं बात बता दूं कि आ, आपको याद होगा, ये मार्च 94 की बात है, जब ओआईसी में ये कश्मीर पे रेजोल्यूशन आया था, आने वाला था। और उस समय आपको जियो पॉलिटिकल हालात बताता हूं मैं क्या था। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था। सोवियत यूनियन वो जो है वो डिसॉल्व हो चुका था। रशिया बिल्कुल इम्बैलेंस्ड हालत में था। भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल मतलब वल्नरेबल थी, इन द सेंस कि ये स्थिति हो गई थी कि आपको तो याद होगा कि हमको सोना अपना गिरवी रखना पड़ा था वहां पे जाके। और इस हालात में हम रशिया पर भी नहीं काउंट कर सकते। जैसे मैंने बताया कि वो तो खुद ही बिल्कुल एक तरह से सोवियत यूनियन जब
का तहस नहस हो गया, तो खुद ही अपने आप अपने स्टेबिलिटी को रिगेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारे लोगों ने ये कहा भाई कि अब अगर ओआईसी में रेजोल्यूशन पास हुआ हो जाता है, तो अगला होगा कि फिर ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा। फिर वहां तो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं ही, पाकिस्तान के सपोर्ट में, और फिर हमारे खिलाफ सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। तो ये जो बार बार जो कहा जाता है कि उसके बाद नरसिम्हा राव ने वाजपेयी साहब को भेजा, सलमान खुर्शीद को भेजा, और फारूक अब्दुल्ला भी साथ गए थे, और उन्होंने पूरा तक वो पूरा कहानी को उल्टा कर दिया। ये थोड़ा जियो पॉलिटिकल हालात समझिए। ईरान इराक वॉर चल रहा था, अमेरिकन जो है वो ईरान के खिलाफ थे, लेकिन पाकिस्तान उनका स्ट्रैटेजिक एलाई था। ठीक है, सॉरी, उस समय ईरान इराक वॉर खत्म हो गया था, बट नेवरदलेस पाकिस्तान रिमेन्ड एन स्ट्रैटेजिक एलाई टिल देन। तो इन सब उसमें फिर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री उस समय नरसिम्हा राव जी ने एक पत्र लिखा, और दिनेश सिंह जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको कहा कि आप इसको जाके खुमैनी साहब को आप दे आए। और दिनेश सिंह उस समय व्हील चेयर पे, सॉरी, वो बीमार थे, वो एडमिटेड थे एम्स में। बहुत गुप्त रूप से वहां से वो निकले, और वो व्हील चेयर में वो तेहरान पहुंच गए। वहां पर एयरपोर्ट पे वो फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय ईरान के, अली अकबर विलायती, उन्होंने वो रिसीव किया उनको, और क्या क्या बात है भाई कि आप इतनी इस तरह के शारीरिक अवस्था में आप, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? तो उन्होंने कहा हम चिट्ठी लाए हैं, ऐसे ऐसे ये करके पहले इतला कर भी दी गई थी। रफसंजानी उस समय प्रेसिडेंट थे ईरान के। तो उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने खुमैनी साहब के लिए एक पत्र लाया था। तो उस खुमैनी साहब को ईरान का वास्ता नहीं दिया गया था कि हमारे क्या ऐतिहासिक ताल्लुकात है, होगा, लेकिन जो मुख्य जो फोकस था उस पत्र का वो ये था कि आपके पूर्वज जो थे वो कश्मीर आए थे, यहाँ पे इस्लाम के प्रचार में आए थे, और उनके आज भी दरगाह है, उस दरगाह में लोग जाते हैं इबादत करने। और फिर उनको कहा गया कि आपके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, सैयद अहमद मुसावी हिंदी, उनकी पैदाइश लखनऊ के पास हुई थी 1800 ईस्वी में। और वो देखिए वो हिंदुस्तान से कितना प्रेम करते थे कि वो अ, अपने नाम के आगे उन्होंने हिंदी वर्ड टाइटल रखा हुआ था। और फिर वो यहां से 1830 में नजफ चले गए। नजफ, यू नो, इज वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेसेस इन फॉर शियर्स। वहां ये थे, एंड वहीं वो, सॉरी, वो सेटल हो गए इराक में। और फिर शाह ने उनको कहा भाई कि अ, उसके बाद खुमैनी भी हुई थे, फिर शाह ने कहा कि इस आदमी को यहां से भगाओ। तो सदाम हुसैन ने रिक्वेस्ट मान ली, और उनको फिर वहां से ये कर दिया गया। तो ये सारा वास्ता दिया गया कि देखिए ये हमारे आपसे तो ताल्लुकात है, और हम आपसे
इसलिए हम मदद की उपेक्षा रखते हैं। उसका असर पड़ा। उन्होंने अ, अपने इंस्ट्रक्शंस जारी किए कि भाई इस जो ओआईसी की जो वोटिंग होने वाली है उस पे ईरान अगेंस्ट वोटिंग करेगा। तो अभी बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि जस्ट सर। काम दिया, तो लेकिन उसके कुछ जियो पॉलिटिकल कारण भी थे। नेशंस regimes don't take decisions just like on personal whims and fancies। वो था, वो तो रहेगा ही, वो एक फैक्टर था। तो ये चीज थी। अब है क्या सर कि ऐसा नहीं है कि हमने ईरान के लिए ईरान के पक्ष में हमने उसके बाद कोई ये नहीं की। लेकिन अब आपको याद होगा कि बहुत बहुत सालों तक हमने पूरे जो ग्लोबल जो एजेंडा था, जिनका अमेरिकन का चाहे जिसका, जिस तरह से सैंक्शंस लगाए गए, हमने उसको रेजिस्ट किया। वी प्रिवेल्ड ऑन दी अमेरिकन कि भैया देखो, हमारे हम ऑयल डेफिशिएंट हम हैं, हमारे कुछ एनर्जी सिक्योरिटी के मसले हैं, हम आपका डिक्टाट नहीं सर। बहुत साल तक हमने इनसे लिया सर। इट वॉज ओनली इन 2019-20 वी स्टॉप्ड। ठीक है ना सर। तो ये कहना कि हम उनके खिलाफ है, सो फॉर एवर विल बी बिहोल्डेन टू यू, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब हमने आईएईए में आपके खिलाफ वोटिंग किया, हम नहीं चाहते कि आप न्यूक्लियर वेपन बनाए, बात साफ है। हम नहीं चाहते हो, हमारे अपने रीजन है। अब ये एससीओ मीट में कुछ रेजोल्यूशन कि इसराइल को कंडेम करके हम नहीं किए, कोई इसराइल हमारे इसराइल से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, और इसलिए भी रखना जरूरी है क्योंकि हमको हमको अपने सिक्योरिटी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, और ऐसे भी ये यहूदियों से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। आपका झगड़ा होगा, आप वहां से वेस्ट एशिया से निकले थे, आपकी अब्राहमिक रिलीजन्स का जो आपस में जो झगड़ा है, जो क्रूसेड्स हुए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और ना ही हमने यहां पर इस्लाम का ठेका ले रखा है। जो हमारे यहां मुस्लिम्स हैं उसका ठेका हमने जरूर लेकर ले रखा है, लेकिन हमने इस्लाम का ठेका नहीं ले रखा है। तो ये एक सिंपल सा एक मतलब ये एक इसको क्या कहेंगे, जियो पॉलिटिकल ट्रूइज्म है, जिसके तहत हमको काम करना है। अब मेरा आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा आदि कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और आपका दिल जो है वो तेहरान के साथ या कहीं और के साथ, ठीक है, आपका दिल वहां से वो कर रहा हो, सिंक्रोनाइज होके धड़क रहा हो, तो क्या ये नेशन बिल्डिंग पॉसिबल, मतलब ये नेशन बिल्डिंग के लिए ये कोई अच्छी बात है? आप बताओ। आपका दिल तो दिल्ली के लिए धड़कना चाहिए ना। आपका दिल दिल्ली में होना चाहिए, तेहरान में नहीं। और फिर आप कहते हो क्या, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। अरे ऐसे दिल जो कि किसी और के सिंक्रोनाइजेशन में धड़क रहा हो, उसको आप कैसे जीत सकते हो भाई? और जब दिल किसी और के लिए धड़कता हो, तेहरान के लिए धड़कता हो, इस्लामाबाद के लिए धड़कता हो,
तो फिर ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक एक सुरक्षा के लिए चुनौती है हमारा। और उसका वो हमने देखा, उसका स्वरूप देखा मैंने। हमने प्रॉक्सी वॉर, टेररिज्म, उसके उसके मैनिफेस्टेशंस देखे। यही जो ये दिल जो सिंक्रोनाइजेशन में जो दिल धड़कने वाली जो बात मैंने कही, उसी के कारण से तो भारत में टेररिज्म हुआ, जिहादी टेररिज्म। उसी से तो ये थर्ड फ्रंट का मसला शुरू हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो डेवलपमेंट हुई है, इस पर थोड़ा सा, इस पर हम फोकस करें और इसको डिस्कस करें कि ये केवल हमारा मजहबी मामला नहीं है, ये हमारे सिविलाइजेशन का सवाल है, ये हमारे नेशन बिल्डिंग का सवाल है, और ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। और ये लार्जर इश्यूज हमको एड्रेस करने होंगे। ये लार्जर इश्यूज जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, आपको ये जो आप थर्ड फ्रंट जिसकी हम बात करते हैं, वो थर्ड फ्रंट आपको कभी चैन से नहीं जीने देगा। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। बात सही है सर, देयर इज नो क्वेश्चन, बिकॉज ये जिस तरह से बैठे हुए हैं एंड जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, इट्स नॉट इवन फनी वेयर यू नो कई तो इतने सारे लोग हैं जो मतलब पूरी तरह से बह गए हैं इसके अंदर। दे आर जस्ट एंटी अमेरिकनिज्म जो है, विच इज फाइन। एंटी अमेरिकनिज्म इज परफेक्टली ऑल राइट, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चलते रहो, कोई इतना इशू नहीं है। यू नो anti-Americanism is something which is fine. I am also not very pro-America. बड़े बदमाश लोग हैं, बट आई एम मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय ओन कंट्री। आई होप वी सर देखिए, अंडरस्टैंड। ये जियो पॉलिटिक्स पे मैं उतना नहीं जाना चाहता हूं। मान लीजिए, आप जिस तरह से आप मुहर्रम में याद करते हैं अली हुसैन अली, हसन हुसैन अली को इतने सालों से, और वो मेमोरी को जिंदा रखने के लिए मतलब आपने आप इतनी मशक्कत करते हैं। उसी तरीके से जो यहूदी लोग हैं, वो 2000 साल से डाइनिंग टेबल पर यही कहते रहे कि अगले साल जेरूसलम में। ठीक है, उन्होंने भी अलाइव कर रखा है, तो उनकी भी अपनी मेमोरी है। बहुत बहुत 2000 साल के इस स्ट्रगल के बाद उनको एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा मिला जो एक्चुअली उनका होमलैंड था। इस्लाम क्रिश्चियनिटी के आने के बहुत पहले से लोग वहां थे। ठीक है ना, वो फरोहा के जमाने के ये लोग थे। ठीक है सर, तो उनको छोटा सा वो मिला। अब आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना उसको मिटाने की, लेकिन आप नहीं मिटा पाए। अब कोई भी जो छोटा एंटिटी होता है वो किसी बड़े एंटिटी को ये करता है, को लिवरेज करता है। और वो बड़ा एंटिटी पहले ब्रिटेन था, उसके बाद में यूएस हो गया। दिस इज जियो पॉलिटिक्स। तो हम क्या मतलब तुम्हारे लिए हम क्यों दुश्मनी ले भाई? मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, लेकिन मैं आपका भी फैन नहीं हूं। मैं आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसराइल को जीने का रहने का कोई हक नहीं है, यहूदियों को जीने का हक नहीं है। क्या हम आपके हाँ से हाँ मिलाएं हम, या आपके साथ हम कैसे, हम ये इस मामले में कुछ स्ट्रेटेजिक बिजनेस हो सकता है हमारे और आपके बीच में?
हम नहीं चाहते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आपका नियंत्रण हो, क्योंकि उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो कैस्केडिंग कॉन्सिक्वेंसेस, आप सोच लीजिए कि क्या होगा। हम नहीं चाहते, क्योंकि हमने आपका रूप देखा है। तो एज अ country with a strategic autonomy, I have every right to negotiate my way through these geopolitical challenges. ठीक है, आप वो हक तो हमसे नहीं ले सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट, इफ यू कैन, डू सपोर्ट द चैनल एज वेल। नमस्कार, एक मिनट जय हिंद। आदि, सॉरी, देखिए ये ईरानियन एम्बेसी का पोस्ट किया है, उसने एक्स पे पोस्ट किया है, with heart full of gratitude we sincerely thank the kind people of Kashmir, their humanitarian support and heartfelt solidarity. This kindness will never be forgotten. इन्होंने कभी इस तरह का पोस्ट नहीं किया था जब कश्मीरी हिंदूज का एक्सोडस हुआ था। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थैंक यू। नॉट एट ऑल सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।